मैं अंजलि कुमारी, गेस्ट फैकल्टी इतिहास विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज की चर्चा का विषय है रूस की क्रांति। सन 1917 की रूस की क्रांति कई दृष्टियों से विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस क्रांति ने 3 शताब्दियों से चली आ रही जारशाही को समाप्त किया और संपूर्ण विश्व के लगभग आधे भाग में समाजवाद को फैलाया। उसको लाने में बुद्धिजीवियों, श्रमिकों और कृषकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी क्रांति जो 1917 में हुई की पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही बनी चली आ रही थी, किंतु योग्य नेतृत्व के अभाव में प्रारंभ नहीं हो पा रही थी। इसी से लेनिन और ट्राटस्की जैसे निर्वासित नेता जब वापस आए और उन्होंने योग्य नेतृत्व प्रदान किया, तब क्रांति ने अंतिम रूप लिया। अब हम उन परिस्थितियों का विश्लेषण करेंगे जिसमें रूस की क्रांति हो पाई। 19वीं सदी के मध्य में जहां पश्चिमी यूरोप की राजनीतिक संरचना परिवर्तित हो चुकी थी और राजतंत्र की शक्ति सीमित की जा चुकी थी, वहीं रूसी राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। अलेक्जेंडर प्रथम से लेकर निकोलस तृतीय तक के शासनकाल में रूस में स्वेच्छाचारी शासक और दैवीय अधिकार सिद्धांत का बोलबाला था। संपूर्ण जारशाही के इतिहास में एकमात्र जार अलेक्जेंडर द्वितीय ही मुक्तिदाता जार के रूप में विख्यात था, जिसका शासनकाल 1858 ईस्वी से 1881 ईस्वी तक रहा। उसके शासनकाल में क्रांतिकारी संगठनों का विकास हुआ और इन्हीं क्रांतिकारियों ने 1881 ईस्वी में उसकी हत्या भी कर दी। उसके बाद उसके पुत्र अलेक्जेंडर तृतीय ने 1884 ईस्वी से 1894 तक एक निरंकुश और बर्बर शासक के रूप में शासन किया। उसने प्रेस के ऊपर कठोर प्रतिबंध लगाया, शिक्षकों तथा छात्रों के संगठनों पर प्रतिबंध लगाया और गैर रूसी पर रूसी भाषा, धर्म और सभ्यता संस्कृति को थोपने का प्रयास किया। उसके पश्चात उसका पुत्र निकोलस द्वितीय अपने पिता का अनुसरण करते हुए रूसीकरण की नीति को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उसने घोषित किया कि रूसवासियों के लिए है। यहूदी, पोल, फिन, उज़्बेक, तातार, कजाक तथा आर्मेनियाई लोगों की भाषा प्रतिबंधित कर दी गई तथा उनकी संपत्ति भी अधिग्रहित कर ली गई और अनेक अमानुषिक अत्याचार उन पर किए गए। प्रतिक्रिया स्वरूप 1905 में जॉर्जिया, पोलैंड तथा बाल्टिक क्षेत्रों में विद्रोह भी हुए, किंतु निकोलस द्वितीय ने उन्हें दबा दिया। दूसरी तरफ जार निकोलस के काल में ही स्टॉपलिन के नेतृत्व में कृषि और उद्योग क्षेत्र का विकास भी हो रहा था, परंतु इस औद्योगिकरण ने रूसी जनता के कुछ वर्गों को असंतुष्ट कर दिया। इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला, यह औद्योगिकरण राज्य के नियंत्रण में लाया जा रहा था, अतः मध्यम वर्ग के लोगों ने राज्य के अत्यधिक हस्तक्षेप के विरुद्ध असंतोष जाहिर किया। दूसरी तरफ औद्योगिकीकरण किसानों के व्यापक शोषण पर आधारित था, क्योंकि किसानों को अत्यधिक कर देना पड़ता था। इनके असंतोष का कारण था, जहां 1 करोड़ कृषक के पास 1900 लाख एकड़ भूमि थी, वहीं 30,000 भूस्वामियों के पास 1800 लाख एकड़ भूमि और कुल कृषकों का 3/4 भाग भूमिहीन ही थे। तब भी कर कृषकों पर ही ज़्यादा लगाया जाता था, जबकि स्टॉपलिन के अधीन कृषक सुधार का उद्देश्य धनी किसानों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करना था जो एक तरफ जहां औद्योगिक वस्तुएं हेतु बाजार का काम करेगा, वहीं दूसरी तरफ समाज को अस्थायित्व भी प्रदान करेगा। रूसी औद्योगिकीकरण पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकीकरण से भी भिन्न था। यहाँ कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योगों का संकेंद्रण हुआ। इस तरह इस औद्योगिकीकरण ने जहाँ एक तरफ किसी खास क्षेत्र के सर्वहाराकरण पर बल दिया, वहीं दूसरी तरफ सर्वहारा वर्ग में वर्गीय चेतना को अत्यधिक तीव्र कर दिया। इसके फलस्वरूप 19वीं सदी के अंत तथा 20वीं सदी के प्रारंभ में रूस में कुछ राजनीतिक दल अस्तित्व में आए
उदाहरण के लिए 1895 ईस्वी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया। उसने औद्योगिक मजदूरों को अपने आंदोलन का आधार बनाया। दूसरी तरफ 1901 ईस्वी में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ। उसने किसानों को अपना आधार बनाया। 1903 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में साधन व अनुशासन के नाम पर फूट पड़ गई। फलतः मेंशेविक दल तथा बोल्शेविक दल अस्तित्व में आए। फिर मार्क्स, बुकानिन, मैक्सिम गोर्की जैसे समाजवादी विचारकों के विचार से प्रेरित होकर राजनीतिक सुधारकों ने समाजवाद तथा अराजकतावाद का प्रचार किया और टॉल्स्टॉय, तुर्गनेव, दांतेवस्की आदि उपन्यासकारों ने अपने अपने उपन्यासों के माध्यम से विषम सामाजिक परिस्थिति का वर्णन कर श्रमिकों को क्रांति के लिए प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के मध्य तक रूसी समाज क्रांति पूर्व के फ्रांसीसी समाज की भांति था। समाज में आर्थिक एवं सामाजिक विषमता व्याप्त थी। विशेषाधिकार प्राप्त उच्च वर्ग, जिनमें जार की कृपा पात्र सम्मिलित थे, अत्यंत अमीर और सुखी थे। ये अपने पदों का भरपूर दुरुपयोग करते थे, जिससे संपूर्ण रूसी समाज त्रस्त था। दूसरी ओर निम्न वर्ग में कृषक और मजदूर सम्मिलित थे, जो उच्च वर्गों के शोषण के शिकार थे तथा राजा की भी उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं थी। फिर प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना में जिन कृषकों को भर्ती कराया गया, उनकी पीड़ाएं एवं कष्ट भी असहनीय थे। इसलिए उनकी पीड़ाओं तथा कष्टों को समाप्त करने की दृष्टि से जिस किसी भी आंदोलन का सूत्रपात होता, उसमें वे सक्रिय सहयोग देने के लिए तत्पर थे। इन वर्षों से चले आ रहे असंतोष में 1905 का रूस जापान युद्ध में रूस की हार ने विस्फोट कर दिया और संपूर्ण देश में आंदोलन छिड़ गया। सुधारों की मांग की जाने लगी। श्रमिकों ने काम करना छोड़ दिया। किसान जमींदारों को लूटने लगे। 22 जनवरी 1905 को रविवार के दिन गैपोन के नेतृत्व में अपनी राजनीतिक तथा औद्योगिक मांगों को लेकर जा रहे 130 निहत्थे मजदूरों, उनकी पत्नियों और बच्चों की सैनिकों ने हत्या कर दी, जिसे खूनी रविवार अथवा लाल रविवार की भी संज्ञा दी जाती है। इस हत्याकांड के पीछे निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना की विशेष भूमिका थी। उसमें उसकी सहायता पादरी रास्पुतिन कर रहा था। इस प्रकार श्रमिकों और किसानों का जार पर से विश्वास उठ गया और वे क्रांति की तैयारी करने लगे। स्थिति को बेकाबू होते देख जार ने सुधारों की घोषणा की और उसने राष्ट्रीय सभा ड्यूमा को स्थापित करने का वादा किया, किंतु कुलीन तंत्र के साथ संसदीय सरकार को मिलाने का प्रयोग पहले की ही तरह असफल हो गया। उसने ड्यूमा को शक्तिहीन कर उसे मात्र एक परामर्शदात्री निकाय बना दिया। इससे रूसी जनता में जार के प्रति अविश्वास बढ़ गया। इस तरह रूस में एक उग्र क्रांति अनिवार्य हो गई थी। क्रांति के लिए स्थितियां पहले से तैयार हो चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध ने उसे असंभावी बना दिया। इस दौरान राजतंत्र ने भी कुछ भूले की। पहला, युद्ध में भागीदारी निभाने से पूर्व उसने कोई आर्थिक योजना नहीं बनाई। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा बाजार में अतिरिक्त मुद्राएं जारी कर दी गई। पहले से आवश्यक वस्तु की कमी थी ही, नई मुद्रा ने मुद्रास्फीति को और बल प्रदान कर दिया। दूसरा, सरकार ने शत्रु की सेना के विरुद्ध स्कॉर्च्ड द अर्थ पॉलिसी को अपनाया, जिसने व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक असंतोष को जन्म दिया। तीसरा, युद्ध के मध्य जार निकोलस द्वितीय ने सेना की कमान अपने हाथों में लेने का निर्णय लिया। इसके परिणाम स्वरूप दरबार खाली हो गया और जरीना और रास्पुतिन के षड्यंत्रों को बल मिला, जिससे राजतंत्र की प्रतिष्ठा और गिर गई। सन 1905 की क्रांति के समय ऐसा देखा गया था कि सैनिकों ने राजतंत्र का साथ नहीं छोड़ा था, परंतु मार्च 1917 में सैनिकों ने भी राजतंत्र को अलग थलग कर दिया। सैनिकों और श्रमिकों ने मिलकर एक संस्था पेट्रोगार्ड सोवियत का गठन किया, जो क्रांति का नेतृत्व करने लगी। उधर ड्यूमा के उदारवादी सदस्यों ने भी क्रांति का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। 15 मार्च 1917 को जार निकोलस की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। फिर मार्च में
सर्वप्रथम लुबाव के अंतर्गत रूस में एक बुजुर्गवा सरकार का गठन हुआ, परंतु रूसी लोगों ने जिस स्वतंत्रता की आकांक्षा की थी वह महज राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं थी, बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी थी। यही वजह है कि एक बुजुर्गवा सरकार तत्कालिक परिस्थितियों के प्रतिकूल बैठती थी। सबसे बढ़कर यह सरकार ज्यूमा एवं पेट्रोग्राड सोवियत जैसी दो भिन्न दृष्टिकोण वाली संस्थाओं के बीच पिस रही थी। अंत में बुजुर्गवा सरकार का पतन हो गया तथा केरेंस्की के नेतृत्व में उदार समाजवादियों की सरकार का गठन किया गया। केरेंस्की का संबंध पेट्रोग्राड सोवियत से रहा था, फिर भी केरेंस्की ने उग्र परिवर्तन को सीमित रखना चाहा। यही समय था जब बोल्शेविक दल ने क्रमिक रूप से शक्ति अर्जित की। वस्तुतः उस समय कई दल व संगठन थे तथा क्रांति के विषय में अलग अलग मत भी रखते थे। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी कृषकों के नेतृत्व में क्रांति चाहती थी, तो मेंशेविक दल औद्योगिक मजदूरों की सहायता से। मेंशेविकों का मानना था कि रूस की क्रांति दो चरण में हो, बुजुर्गवा क्रांति एवं सर्वहारा क्रांति, परंतु लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक दोनों ही चरणों में नेतृत्व सर्वहारा के हाथों में देना चाहते थे। लेनिन ने रूसी सर्वहारा के सामने दो शर्तें रखी। पहली, रूसी सर्वहारा को यूरोप के अन्य क्षेत्रों के सर्वहारा से संपर्क करना चाहिए तथा दूसरा, रूसी सर्वहारा को रूसी किसानों की सहायता से आंदोलन का प्रथम चरण पूरा करना चाहिए। फिर इसी क्रम के मध्य में किसानों में जब आपस में फूट पड़ जाए, अर्थात धनी और निर्धन किसान, तो फिर उनमें निम्न किसानों की सहायता से क्रांति का द्वितीय चरण पूरा करना चाहिए। बोल्शेविक क्रांति की सफलता के लिए लेनिन ने व्यवहारिक रणनीति अपनाई। प्रथम उसने यह निर्धारित किया कि जुलाई में रूस की परिस्थितियां बोल्शेविक सफलता के लिए अनुकूल नहीं, अतः उसने अक्टूबर में सत्ता प्राप्त करने का निश्चय किया। दूसरे, वह अल्पकाल के लिए केरेंस्की की सरकार से समझौता किया। तीसरा, शत्रु पक्ष को कमजोर करने के लिए वह किसी भी हद तक विध्वंसात्मक शक्ति का प्रयोग करने के लिए तैयार था। वह तत्कालिक सरकार के विरुद्ध विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोगों को आंदोलन से भी प्रोत्साहित किया। अक्टूबर 1917 में लेनिन ने सत्ता पर इस प्रकार कब्जा कर लिया और रूस की क्रांति सफल हुई। धन्यवाद।